It takes away so much of your life, and it's horrible. दुनिया की लगभग 60 मेजर ऑटोमोटिव कंपनी में से एक कंपनी जो हर पर्सपेक्टिव में स्टैंड आउट कर रही है वो है टेस्ला। एक ऐसी कंपनी जिसके पास 2009 में अपनी रिसर्च और अपने रनिंग एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए भी पैसे ना काफी थे। आज उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू $60 बिलियन तक पहुंच चुकी है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं आज हम टेस्ला की इसी इनक्रेडिबल जर्नी को। दो अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन और टार्टनिंग ने 2003 में टेस्ला की बुनियाद रखी। इस वक्त कंपनी का मुकम्मल नाम टेस्ला मोटर्स था और ये नाम 19वीं सदी के साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया, जिन्होंने रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड को दरियाफ्त किया, जो कि आज हर ऑल्टरनेटिंग करंट मशीनरी की बुनियाद है। इन दो इंजीनियर्स ने 2002 में मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल बनाने का फैसला किया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इससे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की कोशिश किसी और कंपनी ने नहीं की थी। इनसे पहले बनाई गई गाड़ियों को कई किस्म के चैलेंज दरपेश थे, जैसा कि आयल सोर्स से चलने वाली गाड़ियों से इन ईवीज़ की स्पीड का मुकाबला करना या बैटरी को चार्ज करना, जिसमें काफ़ी टाइम लगता था। ऐसे ही मसाइल की वजह से इन गाड़ियों को जनरल कंज्यूमर्स की तरफ से पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल सकी और इसी के चलते जनरल मोटर्स ने अपनी ईवीज़ की प्रोडक्शन को 2003 में बंद कर दिया। इन्हीं मसाइल को इन दो इंजीनियर्स ने अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया और ना सिर्फ ये, बल्कि इनको लगा कि अगर इस एरिया में रिसर्च की जाए तो ना सिर्फ तेल के कम इस्तेमाल की वजह से मुआशी फ़ायदा हासिल हो सकता है, बल्कि अगर ये मंसूबा कामयाब हुआ तो माहौलियाती फ़ायदे भी हासिल होंगे। इसी प्लान को मुकम्मल कर दें और पिछली बनाई गई इलेक्ट्रिक व्हीकल पर दरपेश मसाइल के कॉन्क्रीट हल के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत थी और इसके लिए पैसों की ज़रूरत थी और इसलिए इन दो इंजीनियर्स ने वेंचर कैपिटल की तलाश शुरू की। इस तरह इलॉन मस्क इस प्लान को सुनने के फौरन बाद तैयार हो गए और $6.35 मिलियन के स्टार्टअप कैपिटल से वो कंपनी के चेयरमैन बन गए। यही वजह है कि मार्टिन टार्टनिंग और इलॉन मस्क को कंपनी का को फाउंडर समझा जाता है। इनका विजन ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल बनाने का था, बल्कि गाड़ी के बैटरी सिस्टम और सॉफ्टवेयर में भी इनोवेशन लानी थी। इलॉन मस्क ने इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में एक्टिवली हिस्सा लिया और कंपनी की पहली गाड़ी टेस्ला रोडस्टर के डिज़ाइन और इंजीनियरिंग की निगरानी खुद की। लेकिन कंपनी के मौजूदा वर्किंग कैपिटल इन तमाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अखराजात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी थे। इसलिए इलॉन मस्क ने इन तमाम लोगों और कंपनियों के साथ राब्ता करके प्राइवेट कैपिटल के तौर पर फंडिंग को इकट्ठा करना शुरू किया और यूं वो $100 मिलियन का प्राइवेट कैपिटल इकट्ठा करने में कामयाब हो गए और यूं टेस्ला रोडस्टर के इनिशियल प्रोटोटाइप को तैयार करने में काफ़ी मदद मिली। 2008 में टेस्ला रोडस्टर को लॉन्च किया गया। कंपनी ने इसकी बाकायदा प्रोडक्शन का आगाज़ किया। That's exactly right. It's the idea that you don't have to compromise. You can have a car that is both a beautiful and desirable sports car and also the most efficient car on the road in the same package. टेस्ला की इस कामयाबी को पब्लिक से बहुत पजीराई मिल रही थी और ये कोई आम अचीवमेंट नहीं थी। वो एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में कामयाब हो गए थे जो कि दूसरी गाड़ियों की स्पीड का मुकाबला कर सकती थी, बल्कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर सकती थी और ये किसी भी तरह से दूसरी मसल व्हील या स्पोर्ट्स कार का मुकाबला कर सकती थी, जो कि पब्लिक की नज़र में एक इम्प्रेसिव अचीवमेंट थी। लेकिन इसके बावजूद इसके साथ इनको कुछ मसाइल भी दरपेश थे, जैसा कि इस गाड़ी की कॉस्ट $100,000 थी, जो कि पब्लिक अप्रोच से अब भी बाहर थी और इसके अलावा एक नॉर्मल हाउस होल्ड आउटलेट पर गाड़ी को चार्ज करने के लिए 24 से 48 घंटे लगते थे, जो कि बहुत ज़्यादा थे। इसी मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस के मसाइल को हल करने के लिए एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया। टेस्ला की इंटरनल पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से मार्टिन ने कंपनी को छोड़ दिया, जो कि कंपनी के CEO भी थे, जो कि बाद में पता चला कि उनको कंपनी से ज़बरदस्ती निकाला गया, जिसकी वजह रोस्टर की प्रोडक्शन में ताख़ीर और कंपनी का फाइनेंशियल क्राइसिस में होना था। इसी वजह से अहार्ट ने 2009 में टेस्ला और इलॉन मस्क को डिफेमेशन के लिए कोर्ट में सू किया, जो कि उन्होंने बाद में वापस ले लिया। टेस्ला की पहली कार टेस्ला रोडस्टर की लॉन्च से पहले ही कंपनी के दोनों को फाउंडर्स मार्टिन और टार्टनिंग कंपनी को छोड़ चुके थे। इन्हीं अफवाहों और क़यास-आराइयों की वजह से कंपनी को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। इस तरह इलॉन मस्क ने CEO का ओहदा खुद संभाला और एक्सपेंसेस को कम करने के लिए 30% स्टाफ को कम कर दिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स और पब्लिक की तरफ से काफ़ी तनकीद भी हुई
लेकिन कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी थी। रोडस्टर की लॉन्च के बावजूद कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को डील कर रही थी और इस पूरे अरसा में कंपनी की बैलेंस शीट में कैश एसेट $10 मिलियन से भी कम जा चुके थे, जो कि टेस्ला रोडस्टर के मौजूदा ऑर्डर्स की प्रोडक्शन के लिए भी नाकाफी थे। इसी के हल के लिए कंपनी अमेरिकन एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से $460 मिलियन का लोन हासिल करने में कामयाब हो गई, जिसका ज़्यादा हिस्सा फ्रीमाउंट कैलिफोर्निया में कंपनी का पहला प्रोडक्शन प्लांट बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ और बाकी पैसा दूसरे मॉडल एस डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ और मॉडल एस की बेस प्राइस $74,990 रखी गई, जो कि अभी भी कम नहीं थी। लेकिन इनकी इस काविश ने आम पब्लिक में कॉस्ट को कम करने के अज़म को ज़रूर जाहिर किया। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गेन और मेंटेन करने के लिए 2010 में टेस्ला ने अपना पहला IPO कंडक्ट किया और उस वक्त उनके शेयर की कीमत $17 थी और कंपनी ने $230 मिलियन का पेड अप कैपिटल इकट्ठा किया और जिससे उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली। 2012 में टेस्ला ने मॉडल एस को लॉन्च किया और जो कि इंस्टेंट सक्सेस हासिल करने में कामयाब हो गए और इस साल का मोटर ट्रेंड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इसी गाड़ी को मिला। हाउस होल्ड आउटलेट पे चार्जिंग के मसाइल को हल करने के लिए 2012 में कंपनी ने अपना पहला चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया, जिसे सुपर चार्जर कहते हैं। इनिशियली कैलिफोर्निया में 6 पॉइंट्स थे और अब पूरी दुनिया में इनकी तादाद हज़ारों में है, जो कि हाउस होल्ड आउटलेट से कहीं ज़्यादा तेज़ चार्जिंग करती है। इसी के साथ टेस्ला ने टेस्ला रोडस्टर की प्रोडक्शन को 2005 में स्टॉप करके अपनी तवज्जो सुपर चार्जर्स की तरफ मरकूज़ की और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से टेस्ला के मॉडल एस को काफ़ी पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी मिली और यूँ 2013 में अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट का कर्जा, जो कि $465 मिलियन अदा करने के बाद बिल आफर अपना पहला क्वार्टर बेस्ड प्रॉफिट पोस्ट किया। यकीनन इससे कंपनी के इन्वेस्टर को सुख का सांस तो आया, मगर टेस्ला का सेल्स वॉल्यूम अभी भी नाकाफ़ी था, जिसकी वजह थी बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का ना होना और कंपनी का वर्किंग कैपिटल कम होना। और तभी टेस्ला ने अपना पहला यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अनाउंस किया, जो कि टिलबर्ग्स नीदरलैंड में है और ये उनका USA से बाहर अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की तरफ पहला कदम था। और इसी साल टेस्ला ने मॉडल एस लग्जरी सेडान और मॉडल एक्स, जो कि 2015 में लॉन्च होना था, अनाउंस किया। और 2016 में टेस्ला ने अपनी पहली गीगा फैक्ट्री का मंसूबा बनाया, जो कि स्टोरेज काउंटी नवेडा में बनाई गई और इसका काम गाड़ियों की बैटरी पैक सप्लाई करना था। टेस्ला ने अपनी गाड़ियों की सेल को सिर्फ सुपर चार्जर्स के साथ मशहूर नहीं किया, उन्होंने हाउस होल्ड एनर्जी सेविंग डिवाइसेस बनाने का भी फैसला किया, जो कि स्मॉल स्केल पर सोलर एनर्जी को स्टोर करती थी। इस प्रोडक्ट लाइन में कंपनी की 2 मेन प्रोडक्ट पावर पैक और पावर वॉल शामिल थी, जो कि लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्ट थी और ये एक इंस्टेंट सक्सेस थी। यहाँ तक कि इन प्रोडक्ट की लॉन्च के 1 हफ्ते बाद ही कंपनी को $800 मिलियन के ऑर्डर रिसीव हो चुके थे। फर्दर डेवलपमेंट के लिए 2016 में टेस्ला ने सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर सोलर सिटी को $2.6 बिलियन में एक्वायर कर लिया, जिसने कंपनी की सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को इंटीग्रेट करने में काफ़ी मदद की। एक्वायर के वक्त सोलर सिटी खुद कर्जे में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी ये टेस्ला की अपनी ग्रोथ के लिए एक वैल्यूएबल डील थी। और इन तमाम कामों के साथ टेस्ला ने अपनी प्रोडक्ट लाइन की एक्सपेंशन पर भी काम जारी रखा और 2017 में मॉडल 3 कंपैरेटिवली कम प्राइस में लॉन्च किया गया, जिसकी बेस प्राइस $37 थी, जिसने न सिर्फ टेस्ला का मार्केट शेयर EVs मार्केट में बल्कि ऑटोमोटिव मार्केट में भी बढ़ा दिया। और इसी साल टेस्ला ने अपनी दूसरी गीगा फैक्ट्री बफेलो न्यूयॉर्क में बनाई और ये फैक्ट्री असेंबली ऑफ सोलर पैनल मॉड्यूल्स और सुपर चार्जर्स के इक्विपमेंट बनाने में स्पेशलाइज थी। इस वक्त तक कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग और पब्लिक परसेप्शन स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, लेकिन टेस्ला की स्टॉक प्राइस अभी भी स्टेबल नहीं थी। लेकिन फिर भी टेस्ला की रैपिड ग्रोथ और एक्सपेंशन में एग्रेशन की वजह से इन्वेस्टर्स टेस्ला के शेयर खरीदने में अभी भी इंटरेस्टेड थे। 2018 का साल टेस्ला और इलॉन मस्क के लिए पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से काफ़ी अहम साल रहा, जब इलॉन मस्क ने स्पेस में जाने का फैसला किया और अपने प्रोजेक्ट SpaceX पर काम शुरू किया, जिसकी वजह से इलॉन मस्क को
पब्लिक, इन्वेस्टर और मीडिया की तनकीद का सामना रहा, पर इलॉन मस्क ने 7 अगस्त 2018 को टेस्ला को मुकम्मल तौर पर पब्लिक करने के लिए ट्वीट्स किए, जो कि अच्छा कदम नहीं था। ना सिर्फ उनको इन्वेस्टर की तनकीद का बुरी तरह सामना रहा, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज कमीशन की तरफ से फ्रॉड के केस में लॉ सूट का भी सामना रहा। यूं टेस्ला और इलॉन मस्क को फ्रॉड चार्जेस में $40 मिलियन का जुर्माना भी अदा करना पड़ा। इसके बावजूद इलॉन मस्क की पब्लिक अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल रही। अपने एक्शन में इंस्टेबिलिटी की पब्लिक परसेप्शन के बावजूद इलॉन मस्क वीक में 100 घंटे काम कर रहे थे और इस वक्त तक टेस्ला का मार्केट कैपिटल पूरी ऑटोमोटिव मार्केट की तमाम कंपनियों के मार्केट कैपिटल को मिलाकर भी ज्यादा हो चुका था। अब हम इलॉन मस्क की बददिमागी समझ लें, रिजिडिटी समझ लें या थ्योरी ऑफ डेस्परेट मेजर्स इन डेस्परेट टाइम्स समझ लें। सीईओ को निकालना, फाउंडर्स का कंपनी को छोड़ना, कर्जे में डूबी सोलर सिटी को खरीदना या जो भी क्रिटिकल डिसीजन जिसको तनकीद का सामना रहा हो, मगर इलॉन मस्क की लीडरशिप में कंपनी की इस रिमार्केबल अचीवमेंट को डिनाई नहीं किया जा सकता। और इस वक्त ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि ट्रकिंग इंडस्ट्री भी उनके टारगेट पे है, क्योंकि 2023 में टेस्ला अपना पहला ईवी लोडर ट्रक लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी पे लोड कैपेसिटी 3500 पाउंड्स है, जो कि ना सिर्फ कमर्शियली बल्कि डोमेस्टिकली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ऐसी कंपनी जिसके पास 2009 में अपनी कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए भी पैसे नहीं थे, अपनी एग्रेसिव अप्रोच की वजह से इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट टॉप्ड अबाउट कंपनी बन चुकी है और कंपनी की ब्रांड वैल्यू फ्रॉम नोवेयर $60 बिलियन तक पहुंच चुकी है। आपके नॉलेज को अगर हमारी वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इसे दूसरों को शेयर करें। हम मिलेंगे इसी तरह की एक और वीडियो के साथ।